उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन प्रदेश में कई इलाकों में जैसे कि मसूरी, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। इसके साथ ही कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ही बारिश होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। तो तेज बारिश के साथ साथ बता दें कि मौसम का मिजाज बदलेगा और आंधी तूफान की भी आशंका जाहिर की जा रही है। बर्फबारी की तो है ही, चाहे वो मसूरी हो, देहरादून हो, टिहरी हो, इन जगहों पर कहा जा रहा है कि बहुत तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश होगी। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नॉर्थ में अगर हम बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा दिल्ली, लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। उत्तराखंड के लिए मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले 5 दिन इसी तरीके से प्रदेश में कभी बादल, कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान चलते रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ये भी पूर्वानुमान जता रहा है कि ऊपरी जिलों में जो कि 3500 मीटर से ऊपर के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी, पौड़ी, ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश लोगों की परेशानियां बढ़ा सकती है। यानी कि अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और इसकी वजह से पारा भी नीचे आ गया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाद। तो चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 17 दिन बाकी हैं। चारधाम में अभी भी बर्फ की चादर बिछी हुई है, तो वहीं सड़कों को दुरुस्त करना भी एक चैलेंज ही है प्रशासन के लिए। कई जगह पर लैंडस्लाइड जोन आज भी मुसीबत बने हुए हैं। मौसम के भी साथ न देने के कारण यात्रा तैयारियों में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। जिस तरह से चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग हो रही है, उससे इस बार पिछले सीजन से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा पर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर सभी होटल, गेस्ट हाउस एडवांस में बुक हो चुके हैं। अभी तक करीब 8 लाख श्रद्धालु चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 3 लाख श्रद्धालु केदारनाथ, 2.5 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ और करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। धर्म और आस्था को लेकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आस्था के अनेकों रंग देखने को मिलते हैं। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही जिले के यात्रा मार्ग पर इन दिनों आस्था का अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। आप भी देखिए। राजस्थान के करौली जिले के 11 तीर्थयात्री इन दिनों बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर दंडवत यात्रा कर रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों में 18 साल से 72 साल तक के लोग शामिल हैं। ये तीर्थयात्री इन दिनों लोगों के कौतूहल का विषय बने हुए हैं। यहाँ मार्ग के कस्बों और नगरों में लोग इन यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। अपन बिल्कुल बाबा के नाम से बढ़िया चले आए। उत्तराखंड वाले ने बढ़िया सेवा करी है, बहुत बढ़िया लगी। तो हमन हमारे बाबा के दर्शन है जहाँ हमने यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ की सफल यात्रा है हमारी। और हमने कोई दुख नहीं, बादशाह कस के निकले। हम सावन के महीना के 8 महीने है हम चलते 26 अगस्त 2022 को राजस्थान के करौली के डूंडापुरा, चैधीपुरा और मिदौर कला से ये सभी तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए निकले थे। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से उनका स्वागत करने के साथ ही भोजन की व्यवस्था करवाई गई है। उत्तराखंड के अंदर तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आई है। ये तो देवभूमि है, यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं और हमारी आगे से आगे रुकने की, रहने की व्यवस्था पब्लिक कर देती है। यहाँ पे भक्त लोग, कोई दिक्कत ही नहीं आती है हम लोगों को यहाँ पे चलने में। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल रहे हैं। ऐसे में साधु संतों की ये यात्रा तय समय पर बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगी। न्यूज 18 के लिए जोशीमठ से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। केदारनाथ में पिछले कुछ दिनों में पल पल बदलते मौसम की वजह से केदारनाथ धाम को जाने वाले रास्ते में बर्फ कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रशासन की टीम ने ग्लेशियर्स के बीच से रास्ता निकाला हुआ है, लेकिन ताजी बर्फ की वजह से फिर दिक्कत आ रही है। रास्ते का जायजा लेने केदारनाथ से जुड़े पुरोहितों की टीम धाम तक गई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
तो केदारनाथ धाम में बर्फ ही बर्फ है हर तरफ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ की मोटी चादर, ये पूरा ग्लेशियर्स है और ऐसे में अभी भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं और यहां से बर्फ को हटाने का काम अभी भी लगातार किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में देश भर से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने जाम से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया है कि सरकार इस बार यात्रा मार्गों पर लगने वाले जाम पर फोकस कर रही है, जिसके लिए परिवहन विभाग और यात्रा मार्गों पर स्थिति पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से टीम बनाकर ट्रैफिक संचालन में अहम भूमिका निभाएगा और रोड क्लियर होने के बाद ही यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। हम हर जनपद पर हम अपने वो बनाएंगे गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था। यदि अगर पौड़ी में, श्रीनगर में बहुत जाम की स्थिति होगी तो हम उनको वहीं रोकेंगे ताकि रुद्रप्रयाग तक जाम न लगे। आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह मामले में मुकदमा दर्ज होने के 6 दिन बाद भी पुलिस आरोपी के बयान दर्ज नहीं कर पाई है। पूछताछ से बचने के लिए आरोपी तबीयत खराब होने का बहाना बना रहा है और लगातार 2 दिन से पुलिस की टीम अस्पताल पहुंच रही है, लेकिन आरोपी से बिना पूछताछ किए वापस लौट जा रही है। जिसके बाद आरोपी कोच नरेंद्र शाह की मेडिकल जांच के लिए दून अस्पताल में एक बोर्ड का गठन किया गया है और डॉक्टरों का बोर्ड बुधवार को आरोपी की जांच रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट के बाद ही पुलिस आरोपी से पूछताछ के लिए आगे बढ़ेगी और उसे अरेस्ट कर सकती है। ये भी बता दें कि आरोपी कोच का ट्रेनिंग खिलाड़ी के साथ अश्लील ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आरोपी कोच ने जहर खा लिया था। सत्येंद्र बर्तवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है नरेंद्र शाह को लेकर? क्या कोई मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर्स की तरफ से जारी किया गया अभी? अंशिका, क्योंकि जो आरोपी नरेंद्र शाह है, कोच जो है, वो 24 तारीख से दून अस्पताल में एडमिट है क्योंकि इसने जो विषैला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को लगातार बैरंग वापस ही लौटना पड़ता है क्योंकि डॉक्टरों की देखरेख नहीं है। अब जब कल की हम बात करें, सोमवार को डॉक्टरों ने एक पैनल तैयार किया, एक बोर्ड तैयार किया और जिसको 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा है और ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे बाद जब डॉक्टरों का ये जो बोर्ड है, ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करेगा कि नरेंद्र शाह को अस्पताल से रिलीव किया जाए, क्योंकि उनका लगातार स्वास्थ्य में भी सुधार भी बताया जा रहा है। जिसके बाद ये जानकारी आ रही है कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद इसकी अरेस्टिंग होना तय माना जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में बीती रात बवाल हो गया। दरअसल सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर प्रशासन की टीम ने सील लगा दिया है। इसी के साथ कुछ लोगों पर मस्जिद के इमाम से अभद्रता का भी आरोप है और फिर आधी रात कई लोग कोतवाली पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। हर तरीके से परेशान करने की कोशिश है कि और फिर लोग बुला के सबसे बड़ी बात यहाँ के रहने वाले पढ़े समझ आता है। आप ये सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, 250 से 400 लोग यहाँ पे डेली नमाज पढ़ने आते हैं। अब ऐसे में बवाल नहीं होगा, कैसे बवाल होगा? राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर टिहरी में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और स्टेट से मिली गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग की जा रही है। अस्पतालों में फ्लू सिम्टम वाले मरीजों की टेस्टिंग की जा रही है। फिलहाल अभी तक जिले में कोई भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। सीएमओ का कहना है कि डॉक्टर और स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है और अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड से लेकर सभी तैयारियां की गई हैं। जो भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हमारे अस्पताल में आ रहे हैं, उन सब का हम टेस्ट शुरू कर दिया है। कल हमने 12 टेस्ट ही करे हैं कल, और विभिन्न अलग अलग अस्पतालों में 12 टेस्ट हुए हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। उत्तरकाशी के धौंतरी में सरकारी अस्पताल कई सालों से एक कमरे में चल रहा है, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है और ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौंतरी में ओपीडी 2 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, एएनएम सभी एक कमरे से संचालित हो रहे हैं। यहां तक कि स्टाफ के लिए शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। जैसे एक ही ओपीडी में हम 4-5 लोग बैठते हैं, है ना, तो उससे कंजेशन भी होता है, हम पेशेंट को देख भी नहीं पाते एक टाइम पे। फिर थोड़ा हमें वॉशरूम की भी दिक्कत हो रही है, अब आने जाने की दिक्कत तो होती है ना, थोड़ा स्पेस मिल जाती तो काम भी सुचारू रूप से चलता। पूरे क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है और इस अस्पताल का भवन निर्माण में जो देरी हो रही है उसकी वजह से पूरे क्षेत्र को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हॉस्पिटल है यहाँ पर और कितनी ग्राम सभा पड़ती है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पे जो है हॉस्पिटल तैयार नहीं हो पाया और एक ही कमरे के अंदर जो है मतलब उपचार चल रहा है। सरकार रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण की बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक काठ गोदाम का हाल बुरा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। काठगोदाम को देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन का खिताब मिला हुआ है। पहाड़ की जड़ में बसे इस स्टेशन को कुमाऊं का आखिरी स्टेशन कहा जाता है, लेकिन इसकी बदहाली का आलम देख आप भी हैरान हो जाएंगे। 1.5 साल पहले स्टेशन को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली जो पटरी गौला नदी की बाढ़ में बह गई थी, उसे बचाने की अभी तक कोई कोशिश रेलवे ने नहीं की है। का जो रेलवे ट्रैक है वो बह गया है। पिछले साल तो एक पटरी बह गई थी और हल्द्वानी जो मुख्य रेलवे स्टेशन है इसके भी पटरी इसकी जन्म आ गई। समय रहते मैं समझता हूँ कि इनका मरम्मत नहीं की गई और गोला की तरफ वाल नहीं बनाएगी, सेफ्टी वाल, तो ये स्टेशन को भी खतरा होगा और रेल की पटरी को भी खतरा हो जाएगा। जाहिर है जोनल कमेटी के मेंबरों ने बाढ़ के कारण हवा में लटकी हुई इन पटरियों की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय विधायक भी रेलवे पर सवाल उठा रहे हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इंडियन रेलवे, नॉर्थ पूर्वोत्तर रेलवे, जो इतनी प्रॉफिट मेकिंग एक इंस्टीट्यूशन है और रेलवे का बजट अलग से पेश करा जाता है, उसमें अगर ये यहाँ हल्द्वानी काठगोदाम जो आखिरी जंक्शन है पूरे कुमाऊं का, इसके लिए अगर कोई प्रावधान नहीं है और कोई कार्य नहीं हो रहा तो कौन सी नींद में सोए हुए। काठगोदाम स्टेशन को जोड़ने वाली इन पटरियों के बाढ़ में बहने से कई लंबी दूरी की ऐसी ट्रेनें रुक गई हैं जिन्हें स्टेशन से शुरू होना था, लेकिन इसके बावजूद रेल अधिकारियों की चुप्पी हैरान करने वाली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से एक और अहम खबर, जहां मसूरी बस हादसे में घायल 32 में से 23 अब घायल डिस्चार्ज हो गए हैं। गंभीर रूप से 2 घायलों को अभी रेफर किया गया है अन्य अस्पताल। 9 घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रविवार को देहरादून मसूरी रोड पर यह हादसा हुआ था और बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 30 यात्री से ज्यादा लोग सवार थे और जितने भी लोग घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनमें से कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी 2 से 3 ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। उन्हें रेफर किया गया है हायर अस्पतालों में। हादसे में 2 की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हुए थे, 30 से ज्यादा, क्योंकि इसमें यात्री सवार थे और ब्रेक फेल होने की वजह से ये बस खाई में गिरी थी। रुड़की से एक और अहम खबर, यहां के मंगलौर कोतवाली इलाके में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हादसा हुआ है और कार हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। हादसे में एक मौत हो गई थी जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार भी इसी के आसपास हादसे का शिकार हुई थी और पंत समेत ये चौथा हादसा माना जा रहा है। हादसा बेहद दर्दनाक है और तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इसी इलाके में आप देख सकते हैं जहां पर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वहां पर रोड को बेहतर किया गया। दावे किए गए कि रोड को बेहतर कर दिया गया है, बावजूद इसके इस तरह के हादसे बार बार सामने आ रहे हैं और अब तक ये चौथा हादसा है। सब कुछ ठीक रहा